सुप्रीम कोर्ट का माहौल इस समय काफी गर्म है। एक तरफ हैं वो जजेस जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुन रहे हैं और उनमें से भी एक जो आने वाली पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली हैं, और दूसरी तरफ हैं वो जजेस जो अभी अपनी पोजीशन सुप्रीम कोर्ट में बनाने की रेस में हैं। अब इन दोनों ही जजेस में से जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दर्शकों, इस समय जो कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में घूम रही है वो अपने आप में काफी हैरानी भरी है। आप सभी को बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 5 मेंबर्स की कोलेजियम ने एक रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है। ये रिकमेंडेशन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को लेकर है। लेकिन इन 5 मेंबर्स में से एक मेंबर ने इस रिकमेंडेशन पर डिसेंट दिया है, और डिसेंट भी ऐसा जो काफी ज्यादा अब डिबेटेबल और चर्चा का विषय बन चुका है। दर्शकों, यहाँ बात हो रही है पहली महिला जज यानी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना की, जो इन 5 मेंबर्स की कमेटी में पहली महिला जज हैं, और साथ ही उनकी दी गई अभी डिसेंट नोट ने एक आग पकड़ ली है। तो चलिए आपको सीधा इस कंट्रोवर्सी पर लेकर चलती हूँ, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वो एलिगेशंस हैं और क्या कंट्रोवर्सी के वो मुद्दे हैं जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने डिसेंट नोट में हाईलाइट किए। साथ ही उनके डिसेंट नोट के सामने आने के बाद CJAR जो एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या लेटर है या क्या स्टेटमेंट है जो प्रेस रिलीज किया है। दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस रिकमेंडेशन के आगे भी कोई स्टेप लिया गया है। क्या सेंटर ने इस रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है या नहीं किया है, डिस्पाइट इतने स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और डिसेंट के बाद। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं तो आप देख सकेंगे कि एक आर्टिकल जो कहता है कि सेंटर टू इग्नोर जस्टिस बीवी नागरत्ना's डिसेंट विल प्रोसीड विद द जस्टिस विपुल पंचोली's एलिवेशन। यानी कि अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सेंटर ने भी जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो डिसेंट था उसे इग्नोर कर दिया है, और जस्टिस विपुल पंचोली का एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट अलाउ किया गया है। यानी कि उनके एलिवेशन में अब किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। एक सोर्स के द्वारा पता चला that the file with the recommendation of the Supreme Court Collegium has been sent to the Prime Minister's office, and once cleared, it will be sent to the Rashtrapati Bhavan for approval of the President. We are hoping that the warrants will be issued before end of this week. यानी कि इस हफ्ते के अंत तक ही जस्टिस विपुल पंचोली की जो रिकमेंडेशन 5 मेंबर्स की कमिटी ने, कोलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, वो सेंटर उसे बहुत जल्दी ही अप्रूवल देने वाला है। और जो जस्टिस बीवी नागरत्ना का डिसेंट है वो बस एक डिसेंट ही बनकर रह जाएगा। दर्शकों, इसी के साथ ये जानना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना डिसेंट यहाँ पर दिया। तो अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊं और बताने की कोशिश करूं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं, यानी कि वेरियस स्टेट से, हर स्टेट से जो जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, कितने जजेस कितने स्टेट से आते हैं, कितने हाई कोर्ट से आ रहे हैं और किन स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये इसकी लिस्ट है। यहाँ पर एक नाम गुजरात स्टेट से हमें देखने को मिला, JB पर्दीवाला और NV अंजारिया का। यानी कि इस समय गुजरात से 2 ऐसे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुजरात को। लेकिन यहाँ पे जस्टिस विपुल पंचोली जो है उनका नाम भी आया है, यानी कि गुजरात से वो तीसरे जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे, जो कि जस्टिस बीवी नागरत्ना के हिसाब से बिल्कुल भी फेयर और इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने डिसेंट नोट में भी कहा कि ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जो इस समय अंडर रिप्रेजेंटेड हैं सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जहां से एक भी जज जो है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर नहीं है, और किसी स्टेट से सिर्फ एक ही जज है जो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी में है। ऐसे में जहां पर ऑलरेडी गुजरात हाई कोर्ट से या गुजरात स्टेट से 2 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो एक तीसरे जज का नाम रिकमेंड करना और उसे आगे बढ़ाना, क्या ये सही है? क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो क्राइटेरिया है, जिन 3 क्राइटेरिया पे सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन कंसीडर करता है, अगर हम देखें, द कंबाइंड सीनियरिटी ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ चीफ जस्टिसेस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स, दूसरा क्राइटेरिया है रिप्रेजेंटेशन का, और तीसरा क्राइटेरिया है मेरिट एंड इंटीग्रिटी का। तो ये 3 ऐसे आप कह लीजिए पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन होती है। तो इन तीनों ही पॉइंट्स को जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने डिसेंट में स्ट्रांगली रीजन किया है, और साथ ही उन्होंने ये भी तक कह दिया था कि जो उनका डिसेंट नोट है उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए।
तो अगर हम देखें तो जस्टिस बीवी नागरत्ना के डिसेंट में इन तीनों ही पॉइंट्स को लेकर रीजनिंग थी। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कंबाइंड सीनियरिटी ऑन ऑल इंडिया बेसिस की, तो एक ये लिस्ट है जहां पर जितने भी जजेस हैं इस समय हमारे पास इंडिया में, उन सभी की सीनियरिटी डिफाइंड है। तो अगर हम उस सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो जस्टिस पंचोली करेंटली रैंक्स 57th इन द ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ सीनियरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस, यानी कि वो ऑल इंडिया जजेस की लिस्ट में 57th रैंक पर आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर कितने सारे सीनियर जजेस होंगे और कितने सारे सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए उनका जो एलिवेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर किया गया है और रिकमेंड किया गया है। अब इसी के साथ ही जो दूसरा पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया कि गुजरात हाई कोर्ट से, गुजरात स्टेट से ऑलरेडी 2 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय मौजूद हैं। ऐसे में तीसरे जज को वहां पे लाना और उनकी जो रिकमेंडेशन है उनको आगे बढ़ाना अपने आप में क्वेश्चनेबल बन जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन में एक और जो एंगल है वो जेंडर न्यूट्रलिटी का भी देखने को मिल रहा है, जेंडर जस्टिस का भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक डिबेट ये भी हो रही है कि 1950 से, सिंस 1950 द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली 11 वुमेन जजेस, यानी कि 1950 से लेकर अब तक सिर्फ 11 वुमेन जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, अमाउंटिंग टू रफली 4% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ ओवर द टाइम। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि 4% वुमेन जजेस की स्ट्रेंथ होना सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे समय के लिए, ये काफी शॉकिंग जो डाटा है वो रिवील होता है यहाँ पर। और करेंटली जस्टिस बीवी नागरत्ना इज द ओनली वुमेन ऑन द बेंच अंडरस्कोरिंग द जेंडर इम्बैलेंस ऑफ इंडियाज एपेक्स कोर्ट। तो दर्शकों आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जिसे जस्टिस का टेम्पल माना जाता है, जो लोगों की लास्ट उम्मीद होती है, अगर वहीं पर जेंडर इम्बैलेंस हमें देखने को मिले तो बाकी के हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट से हम क्या ही उम्मीद करें। या फिर जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, वहां पर अगर ऐसा ही इम्बैलेंस हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलेगा तो क्या ये इंडिया का प्रोग्रेसिव नेचर डिफाइन करता है या फिर रिग्रेसिव नेचर डिफाइन करता है। अब अगर तीसरा पॉइंट कंसीडर किया जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरिट और इंटीग्रिटी का, तो मेरिट और इंटीग्रिटी को लेकर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि वो चाहती हैं कि जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं, बाकी के जो कॉलेजियम मेंबर्स हैं, वो लास्ट मिनट ऑफ मीटिंग्स मंगाए, यानी कि वो उस मीटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है जहां पर जस्टिस पंचोली को जो है वो गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसफर क्यों किया गया था। वो क्या वो जो ट्रांसफर था वो रूटीन ट्रांसफर था? उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनाया गया, क्या वो फेयर प्रोसेस था, क्या ड्यू प्रोसेस था, या उसके पीछे भी कुछ एंगल्स थे जो अभी तक किसी को पता नहीं है? तो यहाँ पर उन्होंने इस सस्पिशन का भी हिंट किया और इसी को देखते हुए उन्होंने हाईलाइट किया कि अगर जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो वो कितने सारे सीनियर जजेस को बाईपास करते हुए जाएंगे और आने वाले वक्त में वो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। जी हाँ दर्शकों, 2031 में जस्टिस पंचोली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लाइन में अब दावेदार बन गए हैं। अगर उनकी रिकमेंडेशन सेंटर अप्रूव करती है तो वो 2031 से लेकर 2033 तक, यानी कि आप कह लीजिए कि नियरली 2 इयर्स के टेन्योर के लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी संभालेंगे। ऐसे में जस्टिस बीवी नागरत्ना का यही डर है कि जिनका ट्रांसफर ही अभी अंडर सस्पिशन है, जिनका ट्रांसफर क्या वो रूटीन ट्रांसफर था या नहीं था, उस पर डाउट्स हैं, तो ऐसे में एक ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना और उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी का भागीदार बनाना, उस रेस में उन्हें जोड़ना, अपने आप में क्या जस्टिस होगा? तो दर्शकों, इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद अगर हम बात करें CJAIR यानी कि कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स की, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा चर्चा में भी आया और इस स्टेटमेंट ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। वो कॉलेजियम रिकमेंडेशंस को लेकर है, वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में नेपोटिज्म को लेकर है। तो आइए एक बार ब्रीफली समझते हैं कि CJAIR ने किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। 26 अगस्त 2025 की जो है ये स्टेटमेंट है और ये नोट करती है, इट नोट्स द डिसमे द रीसेंट कॉलेजियम सिस्टम ऑफ 25 अगस्त एज अपलोडेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन है जो अभी रिसेंटली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट में आई है, ये उसके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बोला है कि इट इज अ मॉकरी ऑफ अर्लियर रेजोल्यूशंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स।
यानी कि अब तक जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी बनाई गई थी, जो पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जो एक प्रोसेस डिफाइन किया था, ये उसकी मौकरी है, ये ट्रांसपेरेंसी कहीं से भी नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि मीडिया रिपोर्ट से उनको पता चला कि जो रिकमेंडेशन पास हुई है वो 4:1 स्प्लिट के साथ पास हुई है विथ रिस्पेक्ट टू द एलिवेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट जो हैं जस्टिस पंचोली, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे या रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है वो एक स्प्लिट वर्डिक्ट के साथ आई है। और इसी को हाईलाइट करते हुए उन्होंने जस्टिस बीवी नागारत्ना के कुछ जो पॉइंट्स थे उनके डिसेंट नोट में उनको हाईलाइट किया, जैसे कि काउंटर प्रोडक्टिव, अगर ये रिकमेंडेशन अप्रूव होती है तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये उन्होंने पॉइंट अपने स्टेटमेंट में हाईलाइट किया। साथ में उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जस्टिस पंचोलीज ट्रांसफर फ्रॉम गुजरात टू पटना हाई कोर्ट इन 2023 विच डज नॉट सीम टू बी रूटीन। तो जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उनका भी यही मानना है कि जो उनकी जो ट्रांसफर थी वो रूटीन नहीं थी और उसको देखना चाहिए, उसमें डीप डाइव करके उसको समझना चाहिए कि क्यों ये ट्रांसफर किया गया, क्या इसके पीछे कुछ रीजंस थे और क्या उन रीजंस की वजह से जो जस्टिस पंचोली है उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको कैंसिल करना चाहिए या रिकंसिडर करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ पे सेकंड पैरा में एक और पॉइंट जो CJAR ने हाईलाइट किया वो ये है कि जस्टिस पंचौली इज नॉट merely द थर्ड जज फ्रॉम द गुजरात टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिस्प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट। यानी कि वो केवल तीसरे जज ऐसे नहीं हैं जो गुजरात हाई कोर्ट से एलिवेट होंगे, बल्कि ही इज ऑल्सो 57th इन ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो एज रिपोर्टेड जस्टिस नागारत्ना ओपाइंड इन हर डिसेंट that several meritorious and more senior judges have been bypassed while recommending him। यानी कि कई सीनियर जजेस को जो है वो बाईपास किया गया है, उन्हें उनकी जो रिकमेंडेशन है उसको एक तरह से उनके ऊपर रखा गया है, जबकि और ज्यादा अच्छे, काबिल और मेरिट वाले जो जजेस थे वो मौजूद थे। अब दर्शकों आगे बढ़ते हैं और इस CJAR के स्टेटमेंट में उन 3 पॉइंट्स को देखते हैं जो उन्होंने हाईलाइट किए और जो उनके लिए कंसर्न का फैक्टर है। तो पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि ओनली द नेम्स ऑफ द अपॉइंटीज आर मेंशन्ड विदाउट डिटेल्स बीइंग गिवन ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स एज यूज्ड टू बी द प्रैक्टिस। यानी कि जो रिकमेंडेशंस जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में इस समय अपलोड हुई हैं इन रिकमेंडेशंस को लेकर, उसमें सिर्फ अपॉइंटीज का नाम है, उनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, कोई बैकग्राउंड डिटेल नहीं है। जो पहले प्रैक्टिस यूज में लाई गई थी उसके हिसाब से ये रिकमेंडेशन अपलोड भी नहीं की गई है। दूसरा उन्होंने हाईलाइट किया द कोलेजियम कोरम मेकिंग द रिकमेंडेशन इज मिसिंग। यानी कि जो अपलोड किया गया है डाटा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में, वहां पे कोलेजियम कोरम का नाम मिसिंग है, यानी कि किस कोलेजियम कोरम ने ये रिकमेंडेशन पास की है उनका वहां पे मेंशन नहीं है। तीसरा उन्होंने बोला कि द क्राइटेरिया ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू अ सर्टेन कैंडिडेट इवन दो दे आर लोअर इन सीनियरिटी आर नॉट बीइंग मेंशन्ड। यानी कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से उस कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है, यानी कि जस्टिस पंचोली को रिकमेंड किया गया है, क्योंकि वो तो सीनियरिटी में भी नीचे हैं। तो अगर उनको पूरा सीनियरिटी की लिस्ट से बाईपास कर ऊपर उठाया गया है तो उसके वैलिड रीजंस देने चाहिए। तो किस प्रेफरेंस के हिसाब से, किस क्राइटेरिया के हिसाब से उनका नाम आगे रखा गया, ये मिसिंग है। तो दर्शकों यहाँ पे CJAR ने स्ट्रांगली अर्ज किया है एक डिटेल और रीजन रेजोल्यूशन देने का, कि कॉलेजियम एक डिटेल और रीजन रेजोल्यूशन पास करे या अपने जो उन्होंने जो डाटा अपलोड किया है, जो रिकमेंडेशन के नाम अपलोड किए हैं, उसमें सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन्ड हो, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से। इसी के साथ ही एक और पॉइंट जो CJAR ने हाईलाइट किया वो नेपोटिज्म को लेकर था। यानी कि उन्होंने बोला कि द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रेजोल्यूशन ऑफ 19 अगस्त वेयरइन 8 एडवोकेट्स वर रिकमेंडेड फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑल्सो रिपोर्टेडली इंक्लूड द नेम ऑफ CJI गवाईज नेफ्यू। यानी कि CJI जो हमारे करंट इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है BR गवई, उनके नेफ्यू यानी कि उनके भतीजे का नाम भी उन 8 एडवोकेट की लिस्ट में है जो बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉयर से जज बनने के लिए रिकमेंड किए गए हैं। तो अपने आप में यहाँ पर नेपोटिज्म का क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, तो क्या उन्हें उनका प्रेफरेंस मिला है, जो उनके भतीजे हैं उन्हें उस संदर्भ में उन्हें एलिवेट किया गया है। यहाँ पे भी एक डाउटफुल जो एक सस्पिशन था वो CJAR के स्टेटमेंट ने यहाँ पे रेज किया है। एंड में 2 रिक्वेस्ट है जो CJAR ने की है, जिसमें पहली रिक्वेस्ट ये है, इंडिकेट द रीजंस फॉर द रिकमेंडेशन टू एलिवेट चीफ जस्टिस पंचोली ऑफ द पटना हाई कोर्ट एंड द रीजंस फॉर
सुपरसीडिंग ऑल अदर जजेस हायर इन द सीनियरिटी। तो ये डिमांड जो है वो सभी कर रहे हैं इस समय, पूरी लीगल फर्टर्निटी के दिमाग में यही सवाल गूंज रहे हैं और वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रीजन दीजिए कि क्यों उन्हें इतने सारे जजेस को बाईपास कर कर ऊपर लाया गया है। प्रॉपर रीजंस मेंशन कीजिए और क्या वो जो रिकमेंडेशन है वो फेयर हुई है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, इसको भी मेंशन कीजिए। दूसरा उन्होंने बोला है मेक पब्लिक द रिपोर्टेड डिसेंट नोट ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना, यानी कि जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो डिसेंट नोट है उसे पब्लिक किया जाए, उसे सबके सामने लाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। और दर्शकों, ये सिर्फ CJAR या फिर लॉयर्स का कहना नहीं है, ये खुद जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी अपने डिसेंट नोट में कहा कि वो चाहती हैं कि उनका जो डिसेंट नोट है उसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सब जान पाए कि उन्होंने इस प्रोसेस में डिसेंट क्यों किया, उनके क्या रीजंस थे। अब दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे लॉयर्स हैं जो इस रिकमेंडेशन से खुश नहीं है। उसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहा है इस समय वो इंदिरा जयसिंह का है, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, जो हमेशा से अपने बोल्ड और पब्लिक ओपिनियन के लिए फेमस है। लेकिन इस समय उन्होंने जुडिशरी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। जब उनको भी पता चला कि चीफ जस्टिस पंचोली का नाम जो है वो रिकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के द्वारा, तो उन्होंने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पे जाकर एक ट्वीट किया जो कहता है कि स्टिल नो वुमेन जज, व्हाट इज कोलेजियम अप टू, आर देयर नो कॉम्पिटेंट जजेस, वुमेन जजेस इन द हाई कोर्ट्स, व्हाट अ शेम। यानी कि यहाँ जेंडर जस्टिस की जो बात की जा रही है, और जैसे कि हम जानते हैं कि इंदिरा जयसिंह हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रही हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रही हैं। तो यहाँ पर जुडिशरी के अंदर ही जब उन्होंने देखा कि जो वुमेन जजेस हैं उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा, उन्हें उनका दर्जा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया कि जो रिकमेंडेशन अभी रिसेंट में पास हुई हैं वहाँ पर एक भी वुमेन जज का नाम नहीं है। तो कोलेजियम ये क्या कर रहा है, एंड क्या हमारे हाई कोर्ट्स में एक भी कॉम्पिटेंट जज नहीं है जो कुर्सी संभाल सके। और उन्होंने इस पूरे एक्ट को शेमफुल भी कहा है। सिर्फ ये इकलौता ऐसा ट्वीट नहीं है जो जस्टिस सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने किया। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 3 वुमेन जजेस आर सीनियर टू जस्टिस विपुल पंचोली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस समय जस्टिस विपुल पंचोली से ऊपर भी 3 ऐसी वुमेन जजेस है जो उनसे सीनियर है, जो उनसे ज्यादा मेरिटियस है। तो और उन्होंने नाम भी मेंशन किए उन जस्टिसेस के। उन्होंने कहा जस्टिस सुनीता अग्रवाल, रेवती मोहिते देरे एंड लीसा गिल, ये तीनों वुमेन जजेस इस समय जस्टिस विपुल पंचोली से सीनियरिटी लिस्ट में आगे हैं। दिस मेक्स 3 जजेस फ्रॉम गुजरात, 2 विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि ये तीनों ही जजेस जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट से हैं, और गुजरात हाई कोर्ट से होने के साथ साथ इनमें से 2 ऐसी हैं जो फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं। तो अब ऐसे में जब हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं जो मेरिटियस हैं, जिनकी इंटीग्रिटी पे कोई डाउट नहीं है, जो प्रॉपर वेल रिप्रेजेंटेशन भी दे पाएंगे अपने स्टेट को, तो ऐसे में उन वुमेन जजेस को छोड़कर जस्टिस विपुल पंचोली का जो रिकमेंडेशन आया है कोलेजियम की तरफ से, वो आगे जाना और उसका अप्रूवल फ्यूचर के लिए जो जुडिशरी के लिए है वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है वहां पर। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने, अगर आप देखेंगे तो एक पोस्ट को भी रीशेयर किया और उन्होंने बोला व्हाट हिपोक्रेसी टू टॉक अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं लेकिन ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। सिंस द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना एंड बेला त्रिवेदी इन 2021 as recommended by then Chief Justice of India N.V. Ramana, 28 judges have been appointed under 4 Chief Justices of India's, but not single women judge has been recommended. तो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट स्टेट किए और उन्होंने फैक्ट स्टेट करते हुए बोला कि हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और बेला एम त्रिवेदी के बाद 2021 के बाद से 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल चुके हैं, लेकिन एक भी वुमेन जज का नाम जो है वो रिकमेंड नहीं किया गया है। एक भी वुमेन जज को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया है। अब आप जब ये पूरी कंट्रोवर्सी जान चुके हैं, इसके पूरे फैक्ट्स जान चुके हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपकी नजरों में ये जो रिकमेंडेशन हुई है, जो एलिवेशन देखने को मिली है, क्या ये सही है? क्या जुडिशरी के अंदर एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है? क्या प्रॉपर जेंडर न्यूट्रलिटी की जरूरत है? और अगर है तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर लेने चाहिए ताकि उनका अपना कोलेजियम सिस्टम और जो जजेस हमारे देश में हैं उनको वेल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके जो काबिलियत है वो अच्छे से यूज हो पाए और वो अच्छे से जस्टिस दे पाए।
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।